तो फिल्म की शुरुआत ट्रेन की पटरी से होती है। फौरन हमें 1968 का वक्त दिखाया जाता है। पॉल ने आयरस को इम्प्रेस करने के लिए एक स्काई व्यू रेस्टोरेंट बनाया था। आयरस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाती है इस रेस्टोरेंट के कमर्शियल के लिए। आयरस की और पॉल की इस टावर के साथ पिक्चर भी ली जाती है और फाइनली ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। रेस्टोरेंट का फ्लोर कांच का था और नीचे से सब नजर आ रहा था और रेस्टोरेंट के बिल्कुल सेंटर में एक लाइव किचन था और लोग यहाँ पे पार्टी कर रहे थे। और तभी आयरस पॉल के पॉकेट में रोज फ्लावर लगाती है, जिस पे लगे कांटे के चुभने से उसके हाथ से खून निकल आता है, जिसे देखकर उसे उल्टी आ जाती है। जो देखते हुए रेस्टोरेंट में आए सिंगर समझ गई कि आयरस प्रेग्नेंट है। उसने आयरस से पूछा। आयरस को खुद ही उसके मुंह से पता चल रहा था, लेकिन आयरस फिर भी बहुत ज्यादा खुश थी। वो सिंगर की बेटी को भी देखती है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे अट्रैक्शन फील हुई। खैर वो पॉल के पास गई और पॉल उसे टॉप व्यू टेरेस पर ले आया, जहां वो आयरस को प्रपोज कर देता है। जहां आयरस एक्साइटेड होकर उसका ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और वो पॉल को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। और पॉल ये न्यूज सुनकर खुश हो जाता है। आयरस एक बार नोटिस करती है कि वो सिंगर का बेटा यहाँ पर भी था और शरारती बच्चा एक कॉइन नीचे फेंक देता है। जो हमें वो कॉइन दिखाया जाता है, लेकिन वो कॉइन जमीन पर गिरने के बजाय एसी आउटडोर के वैक्यूम की वजह से उसके अंदर चला गया। जबकि ये सब लोग पार्टी के लिए आ गए। कि जब सब लोग डांस कर रहे थे, दिखाया गया कि रेस्टोरेंट का फ्लोर हिलने लगा था। कॉइन भी फैन से निकलकर एसी डक्ट में घूमने लगा था। तभी रेस्टोरेंट में जो लगा फ्लोर वो टूट गया और सभी नीचे गिरने लगे। पॉल ने अपने आप को बचाने के लिए एक कांच का टुकड़ा पकड़ा था और उसके हाथ जख्मी हो रहे थे, लेकिन फिर भी अपने आप को बचा नहीं पाया और नीचे गिर के मारा गया। लेकिन आरस उस टाइम स्पॉट पे खड़ी थी, इसलिए वो बच पाई। लेकिन वो कॉइन जो डक्ट में उड़ रहा था वो वहां से निकल के किसी और दूसरी और जगह चला जाता है और गैस के पाइप को लग के लीकेज कर देता है, जिसके वजह से ऊपर लाइव किचन में रेस्टोरेंट में भी आग लग जाती है, जिसके वजह से वो सिंगर भी मारी जाती है। और आयरस अपने आप को बचाने के लिए पियानो के नीचे छुप जाती है। यहाँ पर आयरस अपने आप को बचाने के लिए लिफ्ट के पास आई, लेकिन वो लिफ्ट पूरी तरह फुल हो चुकी थी। इससे पहले कि वो लिफ्ट नीचे जा पाती, लिफ्ट के नीचे बंदा आकर क्रश हो जाता है। लिफ्ट खराब हो जाती है और लिफ्ट के अंदर के भी सभी लोग मारे जाते हैं। वो वापस ऊपर की तरफ गई तो रेस्टोरेंट का आधा हिस्सा भी एक तरफ लटक गया, जिसके अंदर जाकर लोग अपनी जान बचा रहे थे। बस इस पियानो ने ही एक तरफ का बैलेंस बनाया हुआ था। जो कॉइन यहाँ डक्ट में घूम रहा था वो आकर इस पियानो पर गिरा, बैलेंस बिगड़ा और रेस्टोरेंट का यह हिस्सा भी नीचे गिर गया और इस तरह इसमें मौजूद लोग भी मारे गए। यहाँ आयरस को उस सिंगर का बेटा भी दिखा। उसने उसे पकड़ लिया। वो उसे बचाकर सेफली लेकर जाना चाहती थी, लेकिन उसके नीचे की भी जमीन टूट गई। अपने आप को बचाने के लिए उसने रिंग को दो सरियों के दरमियान फंसा दिया, लेकिन उसका हाथ छिल गया, रिंग उतर गई और इस तरह वो बच्चा भी और आयरस नीचे गिरकर मारे गए। पर यहाँ एक लड़की ने उठकर एकदम से चीख मारी और हमें पता चला कि ये जो सब हमने देखा था वो स्टेफनी नाम की एक लड़की के हेलुसिनेशंस थे। वो इस टाइम क्लास में बैठी थी और उसके इस तरह के चिल्लाने की वजह से उसकी क्लास खराब हो जाती है। उसके प्रोफेसर ने जब इसके बारे में पूछा तो स्टेफनी ने बताया, मुझे ऐसे हेलुसिनेशंस और डरावने विजन्स आते रहते हैं। रात में भी वो ये डरावना ख्वाब देखकर चीख मारकर उठ गई और तब उसके रूममेट ने और उसने मशवरा दिया कि तुमने इस बात पर अपने फैमिली से बात करनी चाहिए। वो घर आई, अपने डैड से मिली, अपने भाई से मिली जिसके साथ उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, और वो दोनों मिलकर अपने अंकल के घर गए जो उनके मॉम के भाई थे। अपने कजन के साथ इन दोनों की बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी। सब लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे कि आयरस यहाँ पे अपने अंकल से अपनी ग्रैंड माँ आयरस के बारे में पूछती है। यानी कि आयरस हमने स्टेफनी के विजन में देखा था, वो उसी की ग्रैंड माँ थी। उसके अंकल अपने मॉम का नाम सुनते ही स्टेफनी पर गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी ग्रैंड माँ हमारे लिए मर चुकी है, वो पागल हो चुकी है, हमें छोड़कर एक आइलैंड पर रहने जा चुकी थी, जिसके बाद से वो हमें कभी मिलने नहीं आई। इसी वजह से तुम्हारे मॉम की भी दिमागी हालत खराब हो गई थी और वो भी हमें छोड़कर चली गई। उसके अंकल तो उसे बातें सुनाकर चले गए, लेकिन उसके आंटी ने उसकी मदद की, लेकिन उसे आयरस के बजाय लाइव ट्रेस, उसका एड्रेस और आयरस की कुछ चीजें दी। इन चीजों में वो पिक्चर भी थी जो पॉल और आयरस ने उस स्काई व्यू रेस्टोरेंट के सामने बनवाई थी। ये देखकर स्टेफनी पूरी तरह चौंक गई। ये पिक्चर, ये रेस्टोरेंट सब उसके विजन में आया था। स्टेफनी आयरस से मिलने के लिए उस वीरान आइलैंड पे चली गई।
यहाँ पर घर तो था लेकिन उस घर की हालत काफ़ी ख़राब थी। उसके सेंसर में स्टेफनी ने अपना इंट्रोड्यूस करवाया तो आयरस ने उसको अपने घर के अंदर बुला लिया। आयरस भी स्टेफनी को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। वो स्टेफनी को अपने मॉम के बारे में पूछती है और यहाँ पे स्टेफनी बताती है कि हमारी मॉम तो हमें बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। और यहाँ पे स्टेफनी अब मेन बात आयरस को बताती है कि मैंने आपको और ग्रैंडपा को उस स्काई व्यू के सामने देखा था और वो रेस्टोरेंट तबाह हो रहा था, आप लोग मर रहे थे। मुझे ये डरावना ख्वाब हर रोज ये विजन दिन रात आता है। यहाँ पर आयरस उससे कहती है कि जो विजन तुम्हें दिन रात आते हैं ये सभी विजन्स मुझे भी आते हैं और उस विजन की वजह से मैं उस दिन होने वाले बड़े वाले हादसे को बचा पाई थी। उस दिन मैंने बच्चे के हाथ से वो कॉइन ले लिया था जिसकी वजह से वो सारा हादसा हुआ था। और फिर रेस्टोरेंट का जो फ्लोर टूटा था वो भी मुझे पहले ही पता था, इसीलिए मैंने जाकर माइक में ऐलान कर दिया कि फ्लोर टूटने वाला है, जिसकी वजह से लोग वहां से पहले ही चले गए, जिसकी वजह से काफी लोग बच गए। स्टेफनी हैरान होकर पूछती है, आपने उस दिन सबकी जान बचा ली थी? तो आयरस कहती है, हाँ, मैंने मौत को धोखा देते हुए उस दिन सबकी जान बचा ली, लेकिन मौत ने उन सबका पीछा नहीं छोड़ा। मौत उनके साथ गेम खेलने लगी जो जो लोग उस हादसे में बचे थे। मौत उनको ढूंढ ढूंढ कर मारने लगी, ना सिर्फ उन लोगों को बल्कि अगर उन लोगों के बच्चे भी होते थे मौत उनको भी मार रही थी। और अगर वहां पर मौजूद कुछ लोग मौत से बच निकले और जिनके बच्चे उस हादसे के बाद पैदा होने लगे उनको भी मारने लगी, क्योंकि अगर वो लोग इस हादसे में मर जाते तो उनके बच्चे भी पैदा ना होते। मौत एक के बाद एक वहां वाले हादसे के लोगों को ही मार रही थी। तब मुझे इन चीज़ों का अंदाज़ा हुआ। पॉल को भी मौत ने कैंसर के मुंह में ले जाकर मारा और तब मुझे अंदाजा हुआ कि अगली बारी मेरी है। मौत को चकमा देने के लिए मैं यहाँ आकर छुप गई। अगर मैं मर गई तो तुम्हारे मॉम, उसके भाई, उसके बच्चों को, यहाँ तक कि तुम्हें और तुम्हारे भाई को भी मार देगी, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तुम सबको कुछ नहीं होगा। स्टेफनी पूछती है आखिर ये विजन मुझे क्यों आ रहे हैं? तो आयरस ने उसे कहा कि अब मौत हमारे पीछे है। ये बात सुनकर स्टेफनी बुरी तरह डर गई। तब आयरस ने उसे एक बुक दी जिसमें उस हादसे में बचने वाले लोगों की मौत बाद में कैसी हुई थी उन सब की स्टोरीज भी लिखी हुई थी और साथ ही और वो तरीके भी लिखे हुए थे जिससे मौत को चकमा दिया जा सके। स्टेफनी को ये बातें बकवास लगी, उसने ये बुक नहीं ली और आयरस से कहा कि मैं आपसे मिलने दोबारा आऊंगी। ये कहकर वो बाहर चली गई। आयरस जो सालों से उस कैबिन से बाहर नहीं निकली थी, उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए मौत के आगे आने का फैसला किया और बाहर निकलकर स्टेफनी को वो किताब पकड़ा दी। उसने कहा कि मौत अब तुम्हारे पीछे आएगी और इससे बचने के लिए तुम्हें इस बुक का इस्तेमाल करना होगा। स्टेफनी उसकी बात का भरोसा नहीं कर रही थी तो आयरस ने कहा अभी मेरे मौत को देखना। यहाँ पे हमने देखा कि एक जगह से गैस लीक हुई, लैक की लीक होने से एक चीज डिस्टर्ब हुई, उसके बाद दूसरी, इसी की तरह चेन बनते हुए आयरस के मुंह में पीछे से कोई एक चीज आकर स्टैब हुई और उसकी तुरंत ही वहीं पे मौत हो गई। अब तो स्टेफनी को आयरस के बात पर यकीन आने लगा था। उसके 2 दिन बाद आयरस का फ्यूनरल था जिस पर स्टेफनी की मॉम भी आई थी। स्टेफनी की समझ आ रही थी कि अभी अगली मौत होगी तो स्टेफनी की मॉम की ही होगी। अपनी मॉम को बचाने के लिए वो आयरस की बुक दी हुई पढ़ने लगी जिसमें आयरस ने उसमें वो कॉइन भी छुपा कर रखा था जिससे होने वाले हादसे को उसने उस दिन बचाया था। सारी बात मिलाते हुए स्टेफनी अब अपनी फैमिली को कॉल मिलाती है ताकि वो उन्हें अलर्ट कर सके। कोई भी उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि स्टेफनी की पूरी फैमिली यहाँ पर पार्टी कर रही थी और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मौत का खेल शुरू हो चुका है। यहाँ पर दिखता है कि कांच का टुकड़ा जाकर बर्फ में गिर गया, यहीं से लोग टुकड़े ले रहे थे। ये बर्फ का टुकड़ा स्टेफनी के अंकल के ग्लास में गया और उन्होंने ग्लास जाकर साइड में रख दिया। साथ ही यहाँ पर मौजूद बाकी सारी चीजें थी थोड़ा थोड़ा करके अपनी जगह बदलती रही जैसे ही सब कुछ प्लान के तहत हो रहा हो। स्टेफनी के अंकल के हाथ से वो ग्लास गिर जाता है और वो कांच का टुकड़ा उनके पैर के अंदर स्टैब हो जाता है। दर्द की वजह से वो वहीं पर गिर पड़ते हैं जिससे जमीन में वाइब्रेशन होता है। एक औजार घास काटने वाली मशीन पर गिर जाता है। वो मशीन एकदम से स्टार्ट हो जाती है और वो एकदम से स्टेफनी के अंकल के मुंह के ऊपर उसका पूरा मुंह क्रैश करते हुए उसे मार देती है। उसकी इस भयानक मौत से सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए। स्टेफनी बहुत ज़्यादा डर गई और अपनी पूरी फैमिली को वो समझाती है कि किस तरह मौत उनके पीछे पड़ चुकी है। उसने बताया कि आयरस के उस दिन टावर बचाने के बाद भी मौत ने उन सभी लोगों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया जो लोग उस टावर में बच गए थे। मौत ने उनको और उनकी फैमिली को पूरी तरह ख़त्म कर दिया। अब उनकी फैमिली और एक लड़के की फैमिली जिंदा थी। स्टेफनी समझाती है पहले आयरस मरी, उसके बाद उनके सबसे बड़े बेटे यानी कि अंकल के मरने के बाद
और अब बारी है उनकी बेटी की। अब यहाँ पर जब मेरी मॉम मरेगी तो उसके बाद मैं मर जाऊंगी। स्टेफनी की बातें सभी लोगों ने सुनी तो सही, लेकिन किसी को उस पर यकीन नहीं आया। यहाँ तक कि उसके अंकल के बच्चे भी उससे नाराज हो गए और वो उसके डैड का मजाक बना रहे हैं। यहाँ पे एक ही इंसान था जिसे स्टेफनी पे भरोसा था, वो थी स्टेफनी की मॉम। लेकिन स्टेफनी अपनी मॉम के साथ अच्छे से बात नहीं कर रही थी। यहाँ पे अंकल के बड़े बेटे को पियोसेंट शॉप में दिखाया गया। वो अपना काम करके अपनी शॉप बंद करता है, अपने डैड के याद में टैटू अपने हाथ पे बनवाता है। उस टाइम अपने बिना उसने एक पिन पहनी हुई थी। यहाँ पर उसके नोज की पियर्सिंग पर फोकस किया जाता है और एकदम से ऊपर में फैन ऑन हो जाता है, जिसके साथ एक मैग्नेटिक चेन थी जो आकर उसके नोज के पियर्सिंग के साथ फंस जाती है। फैन के चलते वो चेन भी घूमी और उसके साथ वो लड़का भी घूमा। नीचे बहुत सारा केरोसिन था जिसमें उसी के लाइटर से आग लगी। वो अपने आप को उस चेन से छुड़वा लेता है और नीचे आग में गिर जाता है। हम देखते हैं कि शॉप में भी बहुत ज्यादा आग बढ़ चुकी थी। यहाँ पर स्टेफनी को मालूम है कि उसके शॉप में आग लगी हुई थी, तो सुबह होते ही उसके शॉप में जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन वो तो उन्हीं की कार के सामने आकर उन्हें रोक देता है। हैरान की बात थी कि उसे उसके बाजू के अलावा उसे कोई चोट नहीं आई थी। वो लोग बैगनियों में बात कर रहे होते कि यहीं पर तेज स्पीड ट्रक आकर उसे घुमा जाता है। उसे कोई नुकसान नहीं करता। ये देखते हुए वो स्टेफनी से कहता है, देखा, मैंने कहा था ना कि मुझे कुछ नहीं होगा। यहाँ पर स्टेफनी की बातें उसे बकवास लग रही थी। उसकी बातों पर ध्यान देने के बजाय यहाँ पर वो रोड की क्या क्या चीज उसे नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ से कचरे की गाड़ी गुजरती है तो स्टेफनी उसे इससे दूर रहने को कहती है, लेकिन वो तो जाकर उसे प्यार दे देता है और सच में उसे कुछ होता भी नहीं। और वो लड़का स्टेफनी से कहता है, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। और उस लड़के की दूसरी बहन भी अब वक्त पे निकल जाती है। तब भी अचानक से अब उसका पाँव एक बॉल से टकरा जाता है और वो गार्बेज बास्केट के अंदर गिर जाती है और गाड़ी वाले स्ट्रैच को गाड़ी के अंदर जल्दी डाल देते हैं। ये सब होते हुए उन तीनों ने भी देखा था और वो तीनों जाकर जल्दी से जाकर उस गाड़ी को भी रोकने की कोशिश करते हैं। स्टेफनी बिना जान की परवाह किए उसे बचाने के लिए गाड़ी के ऊपर चढ़ती है, लेकिन दिखाया गया कि अंदर तो गार्बेज क्रश हो रहा था और इसी मशीन के अंदर उस लड़की के भी जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और स्टेफनी के हाथ में सिर्फ उसी का हाथ रह गया और वो मर गई। उसकी मौत से सभी लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे। स्टेफनी का भाई स्टेफनी से कहता है कि तुम ठीक थी, लेकिन स्टेफनी को अपने थ्योरी पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि जो लड़की मरी हुई थी उसके बड़े भाई को मरना चाहा था। लेकिन तब उसकी आंट ने आकर कि बहुत बड़ा सच रिवील किया कि असल में वो लड़का असल में स्टेफनी के अंकल का बेटा था ही नहीं। इसी वजह से उसकी मौत हुई नहीं बल्कि उसकी बहन की मौत हुई जो कि उनकी अंकल की बड़ी बेटी थी। और ये सुनकर स्टेफनी चौंक गई। स्टेफनी के साथ सारे भी अब सबको स्टेफनी की बातों पे यकीन आने लगा था। वो जो लड़की मरी थी उसका छोटा भाई स्टेफनी को कहता है कि यानी इस मर्तबा मेरी बारी है, स्टेफनी मैं मरना नहीं चाहता, क्या तुम मेरी मदद करोगी? स्टेफनी कहती है, मैं तुम्हें बचाना तो चाहती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। उसका भाई कहता है कि देखो कि तुमने पहले भी फिगर आउट कर लिया था कि आगे क्या होने वाला है, तुम जरा आसपास की चीज़ों पर ध्यान दो, तुम सब बच जाओगे। स्टेफनी उन्हें बताती है कि आयरस ने यानी कि उनकी ग्रैंडमा ने उसे एक लड़के के बारे में बताया था। वो उस दिन बच गया था, वो एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था यानी कि वो जिंदा था। उसने भी मौत को चकमा दिया था यानी कि उसको भी मौत को चकमा देना आता था। इसीलिए ये लोग उसके पास जाने का डिसाइड करते हैं। यहाँ पर ये सब जब लोग आकर उसका नाम जेडी पुकारते हैं तो वो एकदम से हैरान हो जाता है। इस नाम से उसे सिर्फ आयरस से पुकारती थी। ये सब लोग उससे पूछते हैं कि तुम आयरस को कैसे पहचानते हो। उसने बताया कि तब उस दिन जिस दिन टावर वाला हादसा हुआ था तब मैं वहीं पर था, मैं सिंगर का बेटा था। ये जानते हुए स्टेफनी को भी वो सारा विजन याद आ गया। ये भी उसे पहचान गई। वो आदमी बताता है कि आयरस काफ़ी सालों पहले भी उससे मिलने आई थी क्योंकि वो पॉल के लिए यानी कि अपने हस्बैंड के लिए मौत को चकमा देना चाहती थी, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी ये लोग उसकी जान नहीं बचा पाए थे। स्टेफनी पूछती है, क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस मौत से बिल्कुल बच चुके हो? तो वो आदमी जवाब देता है, हाँ, 2 लोग बच गए थे इस मौत से, लेकिन ऐसे नहीं पहले मौत जीती, मौत ने उनको शिकार बनाया, फिर वो लोग मर गए, लेकिन फिर बाद में डॉक्टर के या किसी की कोशिश से उन्हें जिंदा कर लिया। फिर उसके बाद से मौत ने उनका पीछा नहीं किया। फिर स्टेफनी कहती है, प्लीज आप हमारी मदद कर सकते हैं इस काम में, आप हमारी मदद करें। लेकिन वो आदमी कहता है, नहीं, मैं पहले भी एक बार मरतबा मौत को अपना कर मौत को चकमा दे चुका हूँ, लेकिन मरना मुझे भी है, मुझे एक कैंसर है, एक न एक दिन हम सबको मरना ही है, हम लोग मौत से भाग नहीं सकते।
वही हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। उससे पहले हमें बच्चे कुछ पलों को एंजॉय करना चाहिए। और यहाँ पर जब ये सब लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी थे तो उनके एक साथी को आइडिया आता है कि जो उनका भाई है वो जो मरने वाला है उसे पीनट खिलाएगा, क्योंकि उसे पीनट से एलर्जी थी। इस तरह से वो पीनट खाकर मर सकता था। लेकिन उसका प्लान था जैसे ही वो मर जाएगा तो फ़ौरन उसे एंटी एलर्जिक मेडिकल सर्विसेज से उसे जिंदा कर लेगा और ऐसे ही वो मौत को चकमा दे देगी। लेकिन जैसे ही वो वेंडिंग मशीन के पास आता है तो वेल्डिंग मशीन चलती नहीं, तो उसे जल्दी बहुत थी। हाथ डालकर उसने पीनट निकालने की कोशिश की और यहाँ पर मशीन का एक स्क्रू ढीला हो गया, जिसके बाद ये लोग छुपने के लिए रूम में आ गए। वो अपने भाई को कहता है कि तुम यहाँ पर रुको, मैं तुम्हारे लिए एक एंटी एलर्जिक लेकर आता हूँ। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद कर देता है, लेकिन उसके दरवाजे के पटकने की वजह से यहाँ पर कुछ बटन्स ऑन हो जाते हैं और साथ ही एमआरआई मशीन भी। उसके बाद वो लड़का वापस आ जाता है इंजेक्टर के साथ और व्हीलचेयर के साथ। वो उस लड़के को पीनट चॉकलेट खाने को कहता है इससे पहले कि ये लोग अपना कोई प्लान पूरा कर पाते। यहाँ पर एमआरआई मशीन ऑन हो जाती है। अपनी हाई मैग्नेटिक रेस की वजह से वो यहाँ पे सारी मेटल की चीज़ों को अपनी तरफ खींचने लगी थी। स्टेफनी का बड़ा कज़न जिसने पूरी बॉडी पर पियर्सिंग की हुई थी, वो मशीन व्हीलचेयर के साथ साथ उसे भी अपने अंदर खींचने लग जाती है और वो अजीब तरीके से अंदर की तरफ घुसता चला जाता है। अपने आप को वो बचा भी नहीं पाता। व्हीलचेयर मैग्नेटिक रेस की वजह से टूट के उसके अंदर स्टैब हो जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। उसका छोटा भाई जिसने पीनट चॉकलेट खा ली थी, अब उसे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। अपने आप को बचाने के लिए उसने पास में मौजूद इंजेक्शन अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया, तो वो बेहतर तो हो गया। लेकिन उसके बाद वेल्डिंग मशीन से वो स्प्रिंग बाहर निकल आया जिसे इन्होंने खोला था, एक दीवार से दूसरी दीवार पर टकराते हुए। आखिर वो स्प्रिंग आकर लगा ही उस लड़के को जिसने अभी मौत को चकमा देने के लिए चॉकलेट खाकर अपने आप को एंटी एलर्जिक लगाया था। इस तरह उसकी मौत हो गई और मौत ने उसे भी नहीं छोड़ा। इन लोगों की मरने की वजह से सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। स्टेफनी अपने मॉम से कहती है कि आपकी बारी है। आयरस यानी कि आपकी मॉम जिस घर में रहती थी आपको उसी घर में रहना चाहिए, क्योंकि उस घर में रहकर काफ़ी अरसे तक वो जिंदा थी। स्टेफनी की मॉम उसकी बात मान जाती है और तभी हम देखते हैं स्टेफनी के हाथ में जो बुक थी उससे वो कॉइन निकल कर नीचे गिर जाता है, जैसे एक ओल्ड लेडी उठाकर उसे पर्स में डाल देती है। स्टेफनी खैर तेजी से अपने ग्रैंड मॉम के घर की तरफ निकल जाती है और अपने मॉम को उस घर के अंदर जाने को कहती है। उसकी मॉम अपने दोनों बच्चों के लिए काफ़ी परेशान थी, तो स्टेफनी ने कहा मॉम जब तक आप जिंदा है। ये कहते हुए उसने अपने भाई के साथ अपने मॉम को घर के अंदर भेज दिया। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया गया कि पहले से ही गैस भी लीक थी और यहाँ पर स्पार्किंग भी हो रही थी और इसकी स्मेल हालांकि स्टेफनी की मॉम को भी आई, लेकिन वो इग्नोर करके अंदर चली गई और ऐसे गैस और स्पार्किंग की वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से स्टेफनी की कार जाकर पानी में गिर गई और वो पानी में तड़पने लगी। स्टेफनी की मॉम इस धमाके में जल गई थी और उसका भाई घर के बाहर ही खड़ा था। उसने देखा कि उसके ऊपर एक टावर गिरने वाला था। इससे पहले कि वो गिर जाता उसकी मॉम आकर उसे बचा लेती है और ये टावर उसकी मॉम के ऊपर गिरकर उनकी मौत हो जाती है। और इसके बाद उस लड़के को पता था कि मरने की बारी अब स्टेफनी की है। वो स्टेफनी को बचाने के लिए जल्दी से पानी के अंदर कूद जाता है। उसे बचाकर जब वो बाहर लेकर आता है तो देखता है कि स्टेफनी ऑलरेडी मर चुकी थी। वो सीपीआर देता है जिसकी वजह से एक मर्तबा और उसकी जान बच जाती है और वो जिंदा हो जाती है। इस चीज़ के लिए खुश हो जाते हैं कि स्टेफनी मरकर जिंदा हुई थी, उसने मौत को अपना लिया था और इस तरह और ये अब मौत को चकमा दे सकते थे। ये दोनों इस बात से तो खुश थे कि इन दोनों की जान बच गई थी, लेकिन अपनी मॉम के मरने से और बाकी लोगों के मरने से ये लोग बहुत दुखी थे। सीन कट होकर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया गया जहाँ इनकी लाइफ अब नॉर्मल हो चुकी थी। चार्ली यानी स्टेफनी के छोटे भाई की आज ग्रेजुएशन पार्टी थी। सभी लोग वहां जाने के लिए तैयार हो रहे थे और स्टेफनी बहुत खुश होकर उसके पॉकेट में रोज का फूल लगाती है और यहाँ पर फूल में लगा एक कांटा उसे छुप जाता है और ठीक वैसे ही बिल्कुल उसी तरह खून आता है जैसा मूवी के स्टार्ट में दिखाया था। आयरस के हाथ से भी निकला था। ये देखकर स्टेफनी समझ जाती है कि मौत का खेल शुरू होने वाला है। सीन कट होकर हमें दिखाया गया कि वो कॉइन जो उस दिन आयरस ने बचाया था और अब वो ओल्ड लेडी के पास था, वो ओल्ड लेडी जैसा ही अपना वॉलेट खोलती है तो वो कॉइन उसके वॉलेट से निकल कर गिर जाता है और घूमते घूमते ट्रेन की उन पटरियों पे आता है जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है। ये कॉइन ट्रेन के जंक्शन के दरमियान में रुक जाता है, जिसकी वजह से
ट्रेन का पाथ खराब हो सकता था। उसके बाद हम लोग सीन कट होकर देखते हैं कि स्टेफनी और स्टेफनी का भाई, जहाँ उनके पास उनका नेबर डॉक्टर आया था, वो स्टेफनी के भाई का दोस्त था। वो स्टेफनी को कहता है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया है, मैं तुमसे इम्प्रेस हूँ, तुम लकी हो कि तुम आज जिंदा हो। स्टेफनी कहती है हाँ मैं लकी तो हूँ, मैं मरकर जिंदा हुई थी। डॉक्टर कहता है नहीं, तुम मरकर जिंदा नहीं हुई थी। अगर इंसान 5 मिनट तक सांस ना ले तो उसे मरा हुआ माना जाता है, लेकिन तुम तो 2 मिनट बाद ही सांस लेने लगी थी। ऐसी हालत को बेहोशी कह सकते हैं, ना कि मरना। ये सुनकर स्टेफनी और स्टेफनी की भाई की दोनों की मुंह की हवा ही उड़ जाती है। स्टेफनी ने अपनी आसपास की चीजों को देखा तो उसे हर चीजों में अपनी मौत नजर आ रही थी, लेकिन इनकी मौत ऐसे ही थोड़ी ना आनी थी। वहाँ वो जो पटरी से उतरी थी, वो पटरी से उतरकर इनके घरों की तरफ बढ़ी। ट्रेन अपनी बिल्कुल भी स्पीड कम नहीं कर पाई अपने आप को बचाने के लिए। स्टेफनी और उसका भाई दोनों भागे, लेकिन ट्रेन आखिर रुक गई। लेकिन ये लोग जिंदा फिर भी नहीं बच पाए, क्योंकि ट्रेन के पीछे से लकड़ी के कुछ टुकड़े उड़ते हुए आकर इन दोनों के बॉडी में स्टैब हो गए और आखिर ये दोनों भी मारे गए। जिसके बाद ये फाइनल डेस्टिनेशन मूवी इस सबक के साथ खत्म हुई कि मौत से बच नहीं सकते और हर किसी को एक न एक दिन मरना है।